में अभिनंदन करते हुए पहला जो हमारा सेशन स्पीकर है प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जी, उनको हमने सुनेंगे। प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग उत्तराखंड में है। हिमालयस्य अत्यंतं तुंग शिखरे अत्यंतं तत्र शीत वातावरणे तत्र देवभूमि भवति हिमालयः, तस्मिन् हिमालयस्य पर्वते ते निवसन्ति। ते आचार्याः बनमाली विश्वल महाभागाः आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य अत्यन्तं मूर्धन्यभूताः पंडिताः वर्तन्ते। बनमाली विश्वल महाभागानां बहूनि पुस्तकरत्नानि वर्तन्ते, विशेषतया व्याकरणशास्त्रे एवमेव अनुसन्धानक्षेत्रेषु तेषां ते कृतभूरि परिश्रमाः वर्तन्ते। सम्प्रति अहं बनमाली विश्वल महाभागं सम्प्रार्थे ते कृपया स्वकीयं मतम् अत्र उपस्थापयन्तु, अस्मान् मार्गनिर्देशनं कुर्वन्तु। बनमाली विश्वल महाभागाः। सर बनमाली शंकर सर हेलो। ओके सर प्लीज कम ऑन लाइन। सर प्लीज अनम्यूट। इदानीं श्रोतुं शक्नुवन्ति मां? सर श्रोतुं मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, श्रूयते। नमो नमः, नमो नमः। भागर्थाविव सम्पृक्तौ भागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मान्याः अस्यां संगोष्ठ्यां ये सन्ति उद्घाटनकर्तारः प्रोफेसर प्रफुल्लकुमार मिश्र महोदयाः तथा खड़गपुर महाविद्यालयस्य प्राचार्याः अध्यक्षाः तथा अस्याः संगोष्ठ्याः संयोजकाः डॉक्टर जगमोहन आचार्य महोदयाः तथा अस्य सत्रस्य प्रथमसत्रस्य संचालकाः मित्राणि डॉक्टर भरतभूषण रथ महोदयाः। मम विषयोऽस्ति संस्कृतसाहित्ये नूतनप्रवृत्तयः। मया चिन्तितमासीत् तत् संस्कृते एव भाषणं कर्तव्यमिति, परन्तु अद्य प्रातः डॉक्टर जगमोहन आचार्य महोदयेन उक्तं यत् अस्यां संगोष्ठ्यां सर्वासां भाषाणां हिंदी, आंग्ल, उत्कल, संस्कृत भाषाणां विद्वांसः सन्ति। अतः यदि हिंदी भाषया भाषणं क्रियते तर्हि किञ्चित् सौकर्यं स्यात्। अतः तेषाम् आग्रहं स्वीकृत्य अहं हिंदी भाषया एव स्ववक्तव्यं प्रस्तौमि। संस्कृत साहित्ये नवीन प्रवृत्तयः, नूतन प्रवृत्तयः, जैसा कि आपको मालूम है, बहुतों को मालूम है कि जो AIOC अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन हुआ था, उस समय मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। वहां से समकालिक संस्कृत साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, ये पुस्तक का स्वरूप आप लोग देख सकते हैं। इस पुस्तक में जो विचार हमने प्रस्तुत किया है उसको कुछ संक्षेप में यहाँ मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऋषि मनीषियों तथा क्रांतदर्शी कवियों के द्वारा प्रवाहित पावन संस्कृत वाङ्मय मंदाकिनी वैदिक काल से आज तक निरवच्छिन्न प्रवहमान है। प्रत्येक युग में यहाँ प्रवाहित हो रही हैं सहृदय हृदय संवेद्य सरस काव्य धाराएं। भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, दंडी आदि महाकवियों के द्वारा संपुष्ट ये संस्कृत साहित्य धाराएं आज भी वैसे ही प्रवाहित हो रही हैं जैसे हजारों साल पहले। आज भी अनेक साहित्यकार विविध रचनाओं के माध्यम से सृजनात्मक साहित्योद्यान को सतत पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं। इस प्रकार समकालिक संस्कृत साहित्य में रचना संग्रह एवं विविध पत्रिकाओं के माध्यम से लगभग सभी प्राचीन तथा नव विकसित विधाओं में सृजन हो रहा है। 20वीं शताब्दी नव सृजनात्मक विधाओं के क्षेत्र में क्रांति की वाहिका रही है।
कंप्यूटर तकनीकी में संस्कृत की उपयुक्तता इस प्राचीन भाषा की अर्वाचीन शक्ति संपन्नता का उद्घोष है। समकालिक संस्कृत साहित्य में प्राचीनतम काव्य, कथाएं, पौराणिक आख्यान, स्तोत्र, भक्ति साहित्य आदि आज भी लिखे जा रहे हैं और नवीनतम विधाओं में नए विषयों पर भी, नए परिप्रेक्ष्य में नई विषय वस्तु पर भी लेखन हो रहा है। इस प्रकार संस्कृत जितना पुरातन है उतना नवीन भी है। अतएव इस भाषा के प्रसंग में पुराणी, देवी, युवती, पुरंधरी जैसा प्रयोग सर्वोचित है, जो इस भाषा के चिर नवीनत्व को प्रमाणित करता है। आज का संस्कृत साहित्य वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से प्राचीन साहित्य से बदला बदला सा प्रतीत होता है। नवीन लेखकों की नित्य नूतन प्रत्यग्र सर्जन परंपरा संबलित भव्य रचनाएं दिन प्रतिदिन समक्ष आ रही हैं तथा अनवरत विकसित हो रही हैं अभिनव काव्य प्रविधियां एवं काव्य प्रवृत्तियां। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर आज तक आधुनिक संस्कृत साहित्य के रचना क्षेत्र में प्राचीन काव्य शास्त्र के कई सर्वथा अस्पृष्ट विधाएं समुद्घाटित हुई हैं। इस तरह समसामयिक संस्कृत साहित्य अपने लिए एक स्वतंत्र स्थान कल्पित कर लिया है। आज न केवल नई विधाएं आ रही हैं, अपितु नई शैली, नया कथ्य और नया शिल्प के साथ साथ अनुक्षण नई नई सर्जनाएं भी हो रही हैं। आधुनिक परिवेश के जीवनानुभव के आधार पर विरचित ये विपुल साहित्य संस्कृत भाषा को जीवित भाषा के रूप में या आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सर्वथा समर्थ है। समकालीन संस्कृत वाङ्मय में प्रमुखतः 3 प्रकार से विभक्त है: पद्य साहित्य, गद्य साहित्य एवं नाट्य साहित्य। नवीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत नवीन विधाओं में लेखन समकालीन संस्कृत साहित्य का आवश्यक अंग बना है। जहाँ पद्य साहित्य महाकाव्य, लघु काव्य, खंड काव्य, शतक काव्य, लहरी काव्य, स्तोत्र काव्य तथा गीत काव्य आदि, गीति काव्य आदि भेदों से विभक्त है, वहीं गद्य साहित्य भी नैसर्गिक वस्तु एवं शिल्प के आधार पर उपन्यास, कथा, लघु कथा, स्पर्श कथा, टूप कथा, व्यंग्य कथा, ललित कथा, ललित निबंध, यात्रा वृत्त, पत्र साहित्य, जीवन वृत्त, आत्मकथा, डायरी साहित्य, हास्य विनोद कणिका तथा पत्रकारिता आदि से समृद्ध है। स्मर्तव्य है कि सहस्राब्दियों पुरानी कथा विधा संस्कृत साहित्य में अपने प्रारंभिक काल से ही विकसित अवस्था में ही रही है। वेद और पुराणों के उपाख्यानों से लेकर पंचतंत्र, हितोपदेश, भोज प्रबंध, बेताल पंचविंशति आदि कथाओं की लंबी परंपरा है। नाट्य साहित्य के प्रसंग में भी लघु नाटक या एकांकी, नवोरूपक या रेडियो नाटक, वीथी नाटक या नुक्कड़ नाटक आदि नवीन नाट्य विधाओं की लेखन प्रवृत्ति से आधुनिक संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि हो रही है। इस प्रकार गद्य, पद्य एवं नाट्य सभी क्षेत्रों में नवीन विधाओं को प्रश्रय मिला है। इसके अतिरिक्त आज भी पद्य गद्य मिश्रित चंपू काव्य लिखे जा रहे हैं प्राचीन एवं नवीन शैली में। वस्तुतः इन सभी क्षेत्रों में समकालिक लेखकों की संघर्ष पर भूमिका संतोषप्रद है। समकालिक संस्कृत लेखन में गद्य की अपेक्षा पद्य को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं में गद्य को। पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गद्य लेखन के प्रति संस्कृत लेखकों का अधिक ही रुझान रहा है। बांग्ला आदि अनेक भाषाओं के साहित्य का संस्कृत गद्य में अनुवाद हुआ और उसकी पृष्ठभूमि को बल मिला है। गद्य में मौलिक उपन्यास और लघु कथा लेखन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती ही गई। पद्य में भी अनेक प्रकार के लघु काव्य लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जहाँ तक समकालिक संस्कृत सर्जनात्मक पद्य विधाओं की विशेषताओं का प्रश्न है, हमारे संस्कृत लेखकों ने देशी विदेशी विविध विधाओं को संस्कृत भाषा में उतारकर उसकी ग्राह्य क्षमता और समृद्धि में वृद्धि की है। फलतः स्वातंत्र्योत्तर काल में महाकाव्य, लघु काव्य, नवगीत, राग काव्य, संगीतिका, लहरी काव्य, विडंबनात्मक शैली में विरचित पैरोडी काव्य, प्रतीकात्मक गीति काव्य, समस्या पूर्तिपरक काव्य, हास्य व्यंग्य काव्य, एकबिंबात्मक या लघुबिंब काव्य, आत्मकथा परक काव्य, पत्र काव्य, यात्रा वृत्त परक काव्य तथा जीवन वृत्त परक काव्यों के साथ साथ गीति, गजल, कव्वाली आदि बहुत मात्रा में लिखे जा रहे हैं। छंदों में वार्णिक से मात्रिक तथा दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्व से लेकर दंडक, अश्वघाटी तक की रचनाएं हो रही हैं। गजलें और गीतियां भी इसी क्रम में हैं। एक और जहां छंद मुक्त छंद
छंदमुक्त यानी मुक्त छंद। छंदमुक्त नव्य काव्य की रचना के प्रति संस्कृत लेखकों का झुकाव है, तो दूसरी ओर हाइकू, तांका जैसी प्राचीन जैसी जापानी तथा शीजो जैसी दक्षिण कोरियाई छंद में रचित प्रयोगात्मक कविताएं तथा सानेट जैसी अंग्रेजी कविताएं भी समकालीन संस्कृत साहित्य की समृद्ध परंपरा में जुड़ रही है। भाषिक प्रवृत्तियां। आधुनिक संस्कृत साहित्य की विशेषताओं में भाषा शैली भी महत्वपूर्ण है। आज की भाषा आलंकारिक आवरणों से बाहर आ गई है और अनावश्यक संधि एवं दीर्घ समासों के बोझ से मुक्त हो गई। भाषा की निर्मलता और स्वच्छता के कारण विषय वस्तु और पाठकों के बीच भाषा अब कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रही है। साहित्य विशेषकर कथा की अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पढ़ते सुनते समय हमें अपनत्व का अनुभव हो। इस तथ्य को प्राय सभी रचनाकार स्वीकार करते हुए व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साहित्य की भाषा में सरलता और स्वाभाविकता के नित्य नए प्रयोग सजगता से हो रही है। आज के संस्कृत भाषा का प्रधान गुण है उसकी सरलता। भाषा में प्रवाहमयता, स्वाभाविकता, व्यावहारिकता आदि को प्रश्रय दिया जा रहा है तथा क्लिष्टता, कृत्रिमता, आडंबर का बहिष्कार हो रहा है। भाषा शैली में आमूलचूल परिवर्तन के प्रति आधुनिक रचनाकारों का विशेष आग्रह परिलक्षित होता है। भाषागत प्राचीन मान्यताओं का विद्रोह और शारदीय सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। आधुनिक रचनाओं की भाषा प्रायः सरल, सहज, प्रवाहयुक्त, नवीन, सुबोध, उत्कृष्ट और समकालीन है। भाषा की सर्वग्राहकता पर विशेष बल होने से उसमें अनेक विशेषताएं समाविष्ट हो रही हैं, जैसे सराहनीय प्रवाह, उत्कृष्ट भावोत्प्रेषण, सरलतम शब्द विन्यास आदि आदि। आडंबर विहीनत्व, कृत्रिमत्व राहित्य, जटिलत्व, विमुक्तत्व आदि प्रकाश स्तंभों की रोशनी में अग्रसर रचनाएं भावनाओं का अनुसरण कर रही है। वस्तुतः साहित्य की भावबोधता में उसकी लोकप्रियता का कारण निहित है। संप्रेषणीय और भावानुवर्तिनी भाषा का सराहनीय प्रयोग हो रहा है। आज की भाषा व्याकरण का अतिरिक्त भार नहीं है। आज की भाषा में व्याकरण का अतिरिक्त भार नहीं, संधियों समासों के बंधन नहीं है, अलंकारों का आवरण नहीं है। वस्तुतः वर्तमान भाषा शैली लेखक के परिवेश और देश काल का ही अंग है। आधुनिक साहित्य में शब्द की अपेक्षा अर्थ पर अधिक बल दिया जा रहा है। साहित्य को सामान्य जीवन का अंग बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जीवन को उपभोग्य और ग्राह्य बनाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। साहित्य पठन की सार्वजनिकता लेखकों का रचना केंद्र बन रहा है। शब्द की शक्तियों पर विचार हो रहा है और बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति कम हुई है। लेखकों का ध्यान अधिकाधिक भाषा की सरलता, संप्रेषणीयता, बोधगम्यता और पाठक वर्ग की रुचि पर आधारित है। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्द और उनके प्रकृति का प्रभाव आज की रचनाओं में दिख रहा है। अन्य भाषा में प्रचलित मुहावरों के प्रयोग का स्वागत किया जा रहा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा की मौलिकता के साथ साथ उसकी समन्वयात्मकता और सामंजस्यता की शक्तियां बनती हैं। इस प्रकार आधुनिक संस्कृत साहित्य में प्रादेशिक भाषा की अतिशयता है। ठेस हिंदीपन या उड़िया बंगलापन से बच नहीं पाता है आज का रचनाकार। आज का साहित्यकार अपनी रचनाओं में घमंडस्य जैसा प्रयोग करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वस्तुतः व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कथाकार की जिम्मेदारी, साहित्यकार की जिम्मेदारी और विवशता भी है। कथा में प्रयुक्त भाषा वैविध्य का नियोजन कथाकारों को स्वीकार करना पड़ता है ताकि उसकी तुलना उस सृष्टा से हो सके, संसार के प्राणियों की उस सृष्टा से हो सके जो संसार के प्राणियों को भाषा प्रदान करता है। विवशता इसलिए है क्योंकि कथाओं में कल्पित संसार के निवासी वास्तविक संसार के व्यक्तियों की तरह ही अपनी भाषा से सोच विचार कर व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करते एवं आपस में वार्तालाप करते हैं। स्पष्टता, विश्लेषणात्मकता, तर्क प्रवणता तथा यथातथ्य जैसे गुणों से युक्त भाषा चुनी हुई उपमाओं, सटीक सादृश्यों, सुक्तियों, लोकोक्तियों, बिंबों, प्रतीकों के माध्यम से अपने छोटे से कड़ाव्यन में अधिकाधिक प्रभावोत्पादक एवं संप्रेषणीय हो पाती है। समकालीन संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषा के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। नाट्य शास्त्र में स्त्री, विदूषक, परिचारक आदि पात्रों के लिए
प्राकृत भाषा का उपयोग अनुमत है, परंतु आज प्रायः प्राकृत भाषा का अभाव दिखता है और नाट्यकार प्रादेशिक जैसे भोजपुरी, नेवारी आदि भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार कुछ शिल्पगत प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती है। शिल्प विधान कोई जड़ यंत्र नहीं है, किंतु रचनाकार की आंतरिक संवेदना, उसके सामाजिक परिसर तथा उसके कलात्मक अनुभवों से संबद्ध एक जागरूक प्रक्रिया है। शिल्प रचना से अलग नहीं है, यह रचना के पीछे ही नहीं अपितु रचना में ही रहता है। कुछ रचनाओं सहज रूप से और कुछ में सूक्ष्मता और जटिलता के साथ रचनाकार का शिल्प लेखकीय दृष्टिकोण से समन्वित होते हुए परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार यह कोई निश्चित पद्धति या विधि नहीं है, अपितु एक चेतन अनुभव व्यापार है। इस अनुभवात्मक व्यापार की जानकारी रचनाकार, पाठक और समीक्षक सभी के लिए आवश्यक है। रचनाकार को साहित्य लिखते समय, पाठक को साहित्य पढ़ते समय और समीक्षक को साहित्य का मूल्यांकन करते समय शिल्प से परिचित होना पड़ता है। विस्तार भय से हम यहाँ केवल कथा विधा की अगर बात करें, जो इस नियम का अपवाद नहीं है। कथा के शिल्प के कारण ही छोटी सी कथा में हमें एक संपूर्ण जीवनानुभव की प्रतीत हो सकती है। प्रभावक शिल्प के कारण कथाओं की शैलियां भी प्रभावित हो रही हैं। अलग अलग कथाकारों की कथाओं में वर्ण्य विषय एक समान होने पर भी कथा शैली में भिन्नता ही कथा और कथाकार को नई पहचान देती है। कथाकार अपनी बात सीधे और सपाट ढंग से नहीं कहता है, किंतु बिंबों, प्रतीकों, मिथकों तथा काल्पनिक जगत के आधार पर यथार्थ से जुड़े अपने विचार और भाव व्यक्त करते हैं। विचार बहुत है, कुछ संक्षेप में मुझे बात करनी है। तो अभी प्रोफेसर मिश्रा जी अपने व्याख्यान में कई आधुनिक काव्यशास्त्र की चर्चा की है, आप सब जानते हैं। और भक्ति रसार्णव श्रीकर स्वामी का है, अभिनव रसमीमांसा काव्य सत्यालोक और रसालोचन ब्रह्मानंद शर्मा का है, भक्ति दर्शन सौंदर्य दर्शन विमर्श गोविंद चंद्र पांडे जी का है, काव्यालंकारिका सौंदर्य पंचाशिका रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसी प्रकार अभिनव काव्यालंकार सूत्र अभिराज यशोभूषण, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर मिश्रा जी ने किया। नव्य काव्य तत्व मीमांसा रहस्य बिहारी द्विवेदी जी का, साहित्य संदर्भ शिवजी उपाध्याय जी का, सौंदर्य कारिका जगन्नाथ पाठक जी का, अभिनव काव्य प्रकाश गिरिधर लाल व्यास जी का, काव्य सिद्धांत कारिका तथा संस्कृत कवि शिक्षा अमरनाथ पांडे जी का, रस वसुमूर्ति चंद्रमौली द्विवेदी जी का, बागीश्वर कंठसूत्र हर्षदेव माधव जी का। और इसी क्रम में हमने भी एक प्रयास किया है काव्य तत्व समन्विति के रूप में। इसी काव्य तत्व समन्विति से मैं कुछ लक्षण यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने प्रायः जितने नई विधाएं हैं जिसका उल्लेख हमने किया है, प्रायः सभी विधाओं की परिभाषा हमने की है। अन्य जो अभिनव काव्य शास्त्र है उसमें प्रायः नवीन विधाएं छूटे हुए हैं, कई नवीन हुए। कुछ हद तक रहस्य बिहारी द्विवेदी जी ने अपने काव्य संग्रह में नव्य काव्य तत्व मीमांसा में कुछ लक्षण अवश्य विस्तार से किए हैं, तथापि बहुत सारे कथाओं की ऐसी विधाएं हैं जो उनसे भी छूटी हैं, क्योंकि उनका काव्य शास्त्र बड़ा संक्षिप्त है। और अन्य जो रचनाएं हैं उसमें नई विधाएं तो प्रायः नई विधाओं की चर्चा तो है, लेकिन सभी नई विधाओं का लक्षण और स्वरूप वहाँ हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए हमने एक प्रयास किया है। अब हमने वो संस्कृत साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों में ये जो हमारे नव्य काव्य समन्वय की प्रस्तावना रखा है उसमें क्या क्या विचार हमने किया है, तो उसको एक भूमिका रूप में अभी पहले प्रस्तुत करूंगा। फिर सभी विधाओं का परिचय स्वरूप यहाँ बताना तो संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ विधाओं का स्वरूप हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। काव्य तत्व समन्वय जो मेरा प्रयास है उसमें प्रस्तावना में हमने लिखा है, समकालिक साहित्य प्रवृत्तयो नवा नवा परिवर्तन मध्यास्ति वस्तुशिल्प विधास्वरी पद्ये ख्यातम महाकाव्यम खंडकाव्यम क्वचित् पुनः शतकम लहरी काव्यम सूत्रकाव्यम तथा गीतम अद्यत्वे लघुकाव्यानि प्रसिद्धानि भिन्नानि वै कदाचित् वस्तुभेदेन क्वचित् छंदो दृशा पुनः मुक्त छंदोपि बंधोस्ति बंधा वैदेशिकाश्चके हाइकु तांका शिजो भेदैः सानेटोपि विशिष्यते।
संगीतिका गीति ख्याता राग काव्यम नवम मतम गलत जला च काव्याली स्कंदहार्य नक्तके वटुकम सुतकम चैव प्रचरणम च चैत्रकम फाल्गुनिकम कजर्याख्यम, जो कजरी कहते हैं, फाल्गुनिकम कजर्याख्यम राशिकम दंडराशकम क्वचिद उत्थापनम गीतम लांगलिकम क्वचित पुनः दुहा कवित्त चौपाज्य सबैया चोष्ट्रहारिकम मातृकाद वार्णिकम जावत अश्वघाटी च गण्डकम एवं छंदांसि सर्वाणि पद्ये समाश्रितानि वै काव्येषु शास्त्रकाव्यानां महत्त्वं चान्य काव्येषु शास्त्रकाव्यानां महत्त्वं चान्य काव्यवत् सरस माध्यमेनैव तत्र स्यात् शास्त्रशिक्षणम् उपन्यासः प्रसिद्धोऽस्ति गद्यकाव्ये विशेषतः कथाः बहुविधाः सन्ति दीर्घलघुस्कथाविधाः सुकथा च कथा व्यङ्ग्या ललितात्मकथा पुनः यात्रावृत्तं निबन्धश्च पत्रसाहित्यमेव च जीवनचरितं ख्यातं ख्याता दैनन्दिनी पुनः पत्रकारितया हास्य कणिका विनोदात्मिका नाट्ये च नाटकं ख्यातं लघुनाटकमेव च नभोरूपकमेकाङ्की रेडियो नाटकं पुनः मार्गे प्रदर्श्यते यच्च वीथिनाटकमुच्यते हास्य नृत्य नाटके स्तः प्रतिकोद्भट नाटके छाया नाटकमद्यत्वे सर्वथा धुनिकं मतं पुनः अपेरा नाटकं चाद्य लिख्यते विदेशाश्रितम् अनुदीतं च साहित्यं विधास्वन्यतमं मतं गद्य साहित्यमङ्गत्वं भजति पत्रकारिता विधाश्चोपविधाश्चगाः प्रान्तीया राष्ट्रियाः पुनः ताश्च सर्वाः सुप्रयुक्ताः साहित्ये संस्कृते नवे रसानन्दांसि गुणाश्च पुनः यथा विधिः प्रयुज्यन्ते अभिब्रह्म विधौकुचे यद्वा तद्वा भवेदत्र काव्यस्य जीवितं पुनः यदभावे न काव्यत्वं तदेव जीवितं मतम् ततः वस्तुपरकमे च नवीनरचनानां तु यथायोग्यमपेक्ष्यते समकालिककाव्यानां प्रतिमानं पृथक् भवेत् निर्ममालोचनं तेषाम् आह्वानं च युगोचितं मध्ये सेतुर्भवेद्रूढः परम्पराधुनिक्योः जेनात्याधुनिकानां च यात्रा वै सुगमा भवेत् सत्सोत्र काव्यशास्त्रेषु प्राचीनाधुनी सन्त्यनालोचिताः पथ्या मूल्याङ्कनविधौ पुनः प्राचीनकाव्यशास्त्रेषु तत्समीक्षा न युज्यते आधुनिकैः समीक्षाद्य तटस्थानो विधीयते साधु सर्वं पुराणं न नावद्यं च पुनर्नवम् एतस्यां पृष्ठभूमौ च नवकाव्यसमीक्षणम् पद्य गद्य समाश्रिता चंपो नाट्याश्रिता पुनः भेद संस्थिता समीक्षात्र महीयते। इस प्रकार हमने एक प्रस्तावना ही रखी है उस काव्य तत्व समन्वित में। फिर जो विधाएं हमने यहाँ उल्लेख किया सभी विधाओं का लक्षण हमने किया है और जैसे काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है और काव्य भेद है, ये सब की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। अन्य जो समीक्षाकार है अभिनव काव्यशास्त्र रचनाकार, उन लोगों ने भी कुछ चर्चा किया है इन बिंदुओं पर। अब जैसे पद्य साहित्य में महाकाव्य है, उसका लक्षण प्रायः कवियों ने किया, प्रायः काव्यशास्त्रियों ने किया है, तो हमने भी किया है, लेकिन इसका हम उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे। जो नई विधाएं हैं उस पर कुछ बातें करना आवश्यक है। लघु काव्य का भी कई भेद है, अब जानते हैं, खंड काव्य है, गीति काव्य है इत्यादि, तो उस पर चर्चा करने का भी अवसर नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। तो जैसे स्तोत्र काव्य है, कोई भी एक नई विधा है, जैसे उसकी परिभाषा हमने ऐसा किया था, इष्ट देव रतिर्जत्र देवभक्तिर विशेषतः काव्यम सूत्रात्मकं तत्तु सूत्र काव्यम न संशयः येषु च गीत काव्येषु देवस्तुतिर्विधीयते अथवा स्तुतिरन्येषां सूत्र काव्यम भवेत्तु तत्। जैसे शतक काव्यम एक वो विधा है और गीति काव्य वो एक विधा है, राग काव्य की विधा है। जैसे राग काव्य का जैसे हमने कुछ लक्षण करने का प्रयास किया, लक्षण क्या, एक स्वरूप उसका हमने प्रतिपादन किया। गीत गोविंद दिशा च लय ताल ध्रुवान्वितम रागाश्रितम च काव्यम तो राग काव्यम उदीरितम नृत्य संगीत युक्तम च गीतनाट्य रूपम क्वचित
प्राचीनं वा भवेद् वस्तु नवीन विषयाश्रितम् यथा वैकुण्ठनन्दस्य मदन दहनं पुनः यथा वै विश्वनाथस्य संगीत रघुनंदन। प्रकार संगीतिका एक विधा है, तो उसका लक्षण जैसे हमने किया है, साम्यम च राग काव्येन बभुंसे नास्य वर्तते विधा संगीतिका मुख्या गेयता तत्र विद्यते। अभिनयत्वमस्यास्ति श्रव्य काव्यत्वं विभिन्न पात्र संवादः गीत रूपे प्रवर्तते। यथा पाश्चात्य साहित्ये ओपेरा तो प्रसिद्ध्यति भारतीय च साहित्ये तथा संगीतिका मता है। इसी प्रकार लहरी काव्य का लक्षण राजेंद्र मिश्र जी ने भी किया है और कुछ रास बिहारी द्विवेदी जी ने भी किया है और हमने भी किया है। लहरी प्रवाहश्चेत् सभंगम अनुभूयते भक्ति रसान्वितम काव्यम लहरी काव्यम उच्यते। काव्यम स्तोत्रात्मकम प्रायो देवस्तुति परायणम लहर्या स्तोत्र काव्यत्वं सिद्ध्यत्यपि कदाचन। क्वचित् शृंगार संदर्भा विषया सापरे क्वचित् काव्य विषयतां जानते काव्येषु लहरीषु वै। लहरी काव्यमेतद्धि छन्दोबद्धं भवेत् पुनः प्रामुख्यमेव तत्रैव शिखरिण्याख्य छन्दसा। समकालिक साहित्ये स्वतंत्रैषा विधामता नूतना गीतकाव्यस्य विधा भवितुमर्हति। इसी प्रकार और जैसे दूत काव्य है, दूत काव्य का लक्षण अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने किया है और रास बिहार द्विवेदी जी ने भी किया है, हमने भी कुछ लिखा है। दूतस्य भूमिका यत्र प्राधान्येनानुभूयते तत्काव्यं खंडकाव्यं सद् दूतकाव्यं निगद्यते। शृंगारो विप्रलम्भश्च काव्ये चांगिरसो भवेत् दूतेन प्रेष्यते वार्ता क्वचित् प्रेम प्रसंगतः। दौत्यम अन्य प्रसंगेषु निषिद्धं न कदाचन एवं विषय विस्तारो दूतकाव्येषु दृश्यते। मानवो दानवो वा स्यात् देवो गंधर्व एव पशु पक्षी निसर्गो वा दूतो भवितुमर्हति। संदेशानां प्रेषणाच्च काव्यमुच्यते। प्राचीनैषा विधा चास्ति विधैषा समकालिकी। आधुनिकेऽपि साहित्ये मेघदूत परंपरा काकहंसादिदूतेषु काकहंसादिदूतेषु चानुदीनं प्रवर्धते। इसी तरह से विनोद काव्य, इसका लक्षण प्रायः किसी ने भी नहीं किया। ऐसे में जो पढ़ रहे हैं संगीतिका, उसका लक्षण किसी ने भी नहीं किया। तो इस तरह से कई विधाएं हैं जैसे जिसका लक्षण हम पढ़ रहे हैं या स्वरूप बता रहे हैं, वो अनेक काव्य शास्त्रों में नहीं है, जो अभिनव काव्य शास्त्रों में नहीं है। जैसे विनोद काव्य का लक्षण हमने कुछ ऐसा लिया है। विनोद वृत्तिमाश्रित्य काव्यम तत्र प्रवर्तते मनोविनोद जातीयम विनोद काव्यम उच्यते। खाद्य पदार्थ जातानां वृत्तिरास्वादनात्मिका काव्य विषयमाप्नोति शैल्या विनोदपूर्णया। अवलंब्य क्वचित चायम क्वचित चाय, कहीं चाय के ऊपर कहीं कॉफी के ऊपर। अवलंब्य क्वचित चायम क्वचित पलांडुमेव वा, पलांडु मतलब प्याज। सम्मार्जनीं समाश्रित्य रच्यते काव्यमेव वा। काव्यम मत्कुणमाश्रित्य विरच्यते क्वचित पुनः। शास्त्रिणो कृष्णमृत्यश्च यथास्ति मत्कुणाष्टकम, एक मत्कुणाष्टक अभी प्रसिद्ध है। इसी तरह से प्रतीकात्मक गीतिकाव्य है, इसका भी लक्षण हमने किया है। समय कम है इसलिए सभी का लक्षण हम यहाँ प्रस्तुत नहीं करेंगे। जैसे एकबिंबात्मक काव्य, ये एक नई काव्य विधा है। इसका लक्षण हमने इस प्रकार किया। एकम बिंबम समाश्रित्य काव्यम विरच्यते जगह एकबिंबात्मकम काव्यम साहित्ये समकालिके। लघुबिंबम समाधृत्य भावधारासु कासुचित् भिन्न छायासु तत्काव्यम लघुबिंबं च कथ्यते। विश्वस्य सर्वभाषासु विदेशा तु प्रसिद्ध्यति तत्काव्यम आंग्ल भाषायां मोनो इमेज इति स्मृतम्। नवबिंब प्रतीकानां मिथकानां विशेषतः पूर्णो विनियोगोप्यत्र व्यञ्जनानां भवेत् पुनः। एतेषाम् उपयोगाच्च शब्दानां लाघवं श्रुतः बलं यत्रार्थ सौन्दर्ये प्रदीयते च सर्वथा। यथात्र हर्षदेवस्य मृत्युशतकमेव हि प्रियतमाख्य काव्यं च यथास्ति वनमालिनः। इसी प्रकार गीत पर काव्य है, इसका भी हमने लक्षण किया है, लेकिन समय अभाव से इसको इससे मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ। और स्कंदहार्य चैत्रक, जो स्कंदहार्य कहते हैं कहरवा, चैत्रक चैता, ये सब का भी लक्षण किया गया है। ये समय के अभाव से। हाँ, एक नई विधा है विलाप काव्य, जिसका लक्षण किसी ने नहीं किया है, तो हमने कुछ इसका स्वरूप इस तरह से प्रस्तुत किया है। देहावसानजन्यं च शोक गीतात्मकं तु यत्
तच्छोकगीतिकाव्यं हि विलापकाव्यम् उच्यते। संस्कृते च समृद्धा अस्ति लोकगीतपरम्परा, तत्र करुणकाव्यानि प्रसिद्ध्यन्ति च कानिचित्। करुणस्य प्रसंगास्तु जे के भवन्ति कुत्रचित्, क्रियते शोककाव्येषु तेषां मार्मिकचित्रणम्। करुणरसधारायां स्नापितं गीतमेव तत्, भावसौन्दर्यदृष्ट्या च सर्वथा नवीनं मतम्। यथा विलापकाव्यानि घोषस्य दीपकस्य वै, दीपकघोष का विलापकाव्य प्रसिद्ध है। यथा विलापकाव्यानि घोषस्य दीपकस्य वै, बीएन दातारपद्यस्य चाग्नियात्रा तथा पुनः अग्नियात्रा एक शोक काव्य, विलाप काव्य। इसी तरह से प्रगतिशील काव्य। अब प्रगतिशील काव्य में कई काव्य आ सकते हैं, वो तो विषय जहाँ प्रगतिशील है वो उसको हम प्रगतिशील काव्य कहेंगे। तो उसका भी लक्षण हमने किया है। जत्र काव्येषु प्रगतिशील भावना प्रगतिशील काव्यं च तदेव परिकल्पितम्। प्रगतिश्च स्वभावे चेत् प्रगतिशीलम् उच्यते। परिधिस्तस्य काव्यस्य व्यापकोऽस्ति च। प्रगतिशील काव्ये स्यात् पर्यावरण चेतना, क्वचित् सांस्कृतिकी स्यात् क्वचित् प्राकृतिकी पुनः। राष्ट्रीय चेतना स्यात् जागरणं क्वचित् दलित साहित्यं श्रमिकाणां यथा तथा। सामाजिक समस्याश्च भ्रष्टाचारकुरीतयः, संघर्षः सर्वहाराणां दरिद्राणां च शोषणं, मादकानां विरोधोत्तर चास्पृश्यता निवारणं, क्वचित् दातंकवादश्च क्वचित् वागणदर्शनम्। इस प्रकार प्रगतिशील काव्य में क्या क्या विषय लिए गए हैं इसकी चर्चा हमने किया है। इस तरह से यात्रा वृत्त काव्य जो ट्रैवलर कहते हैं, भ्रमण काव्य, उसका भी लक्षण कहीं दूसरों के ये विषय मुझे नहीं मिला है, तो हमने इसका एक लक्षण किया है। आत्मकथात्मकं यत्र यात्रा वृत्तांत वर्णनम यात्रा वृत्तात्मकं काव्यं भ्रमण काव्यम् उच्यते। तीर्थाय भ्रमणं वा स्यात् पर्यटकीयमेव वा, यात्रा सा भारतीया वा वैदेशिकी पुनः भवेत्। कविभिश्चेत् कृता यात्रा वैयक्तिकी च शैक्षिकी, सोद्देश्यं क्रियते तासां यात्रावृत्तेषु वर्णनम्। भ्रमण काव्यमेतच्च काचिदाधुनिकी विधा, यथा यात्राविलासं च नवलकांकरस्य वै। नवल किशोर कांकल उसका यात्रा विलास है, और बहुत लोगों का है, तो हमने एक ये दिया। इस तरह से वैदेशिक वृत्त विषय काव्य है, उसका भी लक्षण किया है, लेकिन उसकी अभी बहुत समय कम है, इसलिए प्रायो वैदेशिक यात्रा कविना या कृता क्वचित् वर्णनम क्रियते तस्या शोकाव्येषु यथामति, एवं उसका लक्षण भी किया हमने। और विमान काव्य, आज एक विमान काव्य एक नई विधा हो गई है। जैसे पद्यबंधा में नारायण दास की कई रचनाएं हम लोग पढ़े हैं, और भी अन्य लोगों की विमान यात्रा शतकम है अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का, तो उसका लक्षण हमने कहीं देखा नहीं, तो हमने इसका लक्षण किया है। यात्रा वृत्तांत काव्येषु भेदाश्चावांतराः मताः, तेषु विमान काव्यं च भवत्यन्यतम क्वचित्। धरावलोकनं भव्यं विमानात् क्रियते यदा, तद्वर्णनं तु काव्ये चेत् विमान काव्यमुच्यते। काव्यविधा नवीनेयं स्वीकृता चास्ति सर्वथा, यथा विमान काव्यं च नारायणदासस्य भी। इस तरह से मुक्त छंदोबद्ध काव्य ये एक नवीन अवतार है संस्कृत साहित्य में, आप कह सकते हैं। नवीन होते हुए भी ये बहुत पुराना अभी हो चुका है आज के समय तक आते हुए, तो उसका लक्षण तो हमने कहीं देखा नहीं, तो हमने एक इसका स्वरूप इस तरह से किया है। मुक्त छंदो विधा चाचे स्वतंत्रा च विधा मता, यत्राधुनिक काव्यानां समावेशो भवेन्महान्, पारंपरिक छंदोत्र न समाश्रियते क्वचित्, चक्रव्यूहं च संविद्य छंदोभ्यो बहिरागता। ऐसा विधा छंदसां चक्रव्यूहं संविद्य बहिरागता, ये तात्पर्य। मुक्त छंदो भवेत् काव्यम छंदो मुक्तो न तो क्वचित्। अब कुछ लोग इसको छंदो मुक्त भी कहते हैं, अब छंदो मुक्ति तो नहीं होती। मुक्त छंदो भवेत् काव्यम छंदो मुक्तो न तो क्वचित्, न चैष गद्य बंधोस्ति लय तत्त्वं भवेत् पुनः। निर्बंधे छंदो मुक्ते भी लयो भवति कश्चन, भाषाणां भारतीयानां पाश्चात्यानां च कुत्रचित् संस्कृत मुक्त छंदसु प्रभावो दृश्यते महा। मानव जीवनस्यात्र भिन्नपक्षा विवेचिताः, द्वन्द्वं मानसिकं सर्वं सन्त्रासः पीडा एव हि। नव संवेदनाश्चात्र प्रतीकानि नवानि वै, तस्य नवशैलीश्च मुक्त छंदो महीयते। इस प्रकार मुक्त छंदों का स्वरूप हमने बताया है। और इस तरह से लिपि रूपक काव्य, टाइपोग्राफी काव्य जिसको कहते हैं, जिसे हर्षवर्धन माधव ने कुछ ऐसा प्रयोग किया है। और आप इसका जानते हैं, इनका जो है मेष प्रशस्ति वो एक अच्छा उदाहरण है टाइपोग्राफी काव्य का, लिपि रूपक काव्य जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार वैदेशिक छंद
का भी प्रयोग हुआ है, जैसे सानेट। सानेट का लक्षण हमको अन्यत्र नहीं मिला है, तो हमने एक इसका लक्षण किया है। सानेट चांगल भाषाया छंद प्रसिद्धमेव हि तस्यावतरणं साध्य साहित्ये समकालिके कविता वै भवेत् पूर्णा चतुर्दशांक पंक्ति भी, यहाँ 14 पंक्तियां होती है। लिख्यते संस्कृते चाद्य सानेटाख्येऽपि छन्दसि संग्रहो दृश्यते कश्चित् सानेटानां तु संस्कृते यथा कलापिका ख्याता वीरेन्द्रस्य विशेषतः। वीरेंद्र भट्टाचार्य का कलापिका नाम का एक संग्रह है, सानेट का संग्रह है। हाइकू का चर्चा, हाइकू की चर्चा भी प्रफुल्ल मिश्र जी ने किया है, उसका हमने एक लक्षण किया है हाइकू काव्य का। छंदो जापान देशीयम हाइकू संज्ञा स्मृतम त्रिषु पंक्तिषु विख्यातम सप्तदशाक्षरात्मकम पंचाक्षराणि चाद्यायां तृतीयायां तथा पुनः द्वितीयायां च सप्तानि बिल्वं वै त्रिदलात्मकम् काव्यं मुक्तकरूपं च लघ्वोऽपि चार्थकौरमं स्वीकृतं संस्कृते चाद्य हर्षदेवादिभिः शनैः। से केवल हर्षदेव जी नहीं लिख रहे हैं और बाकी लोग भी लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार सिंहदेव जी लिख रहे हैं और नारायण दास जी भी लिख रहे हैं। तांका ये भी एक विधा है, जापानी छंद विधा है, उसका लक्षण हमने किया है। हाइकुरिव तांका भी छंदे वैदेशिके छंदो वैदेशिकं मतम एतत् जापान देशीयं स्वीकृतं संस्कृते पुनः पंचपंक्तिषु बद्धं च काव्यमेतद् विशिष्यते पंचसप्ताक्षरैः सृष्टम् 31 अक्षरात्मकम। 31 अक्षर टोटल होंगे और 5-7 इसी क्रम में जाएंगे। आद्य पंचाक्षराण्यव तथा तृतीय के पुनः पहला और द्वितीय पंक्ति में 5 बार पंक्ति स्वन्यासु सर्वासु सप्तसप्ताक्षराणि वै वो शब्द विन्यासोत्र गंभीरा व्यंजना पुनः बिंब प्रतीक प्रयोगात काव्य में तद महीयते। इसी प्रकार सीजो जो दक्षिण कोरियावी छंद है और उसका लक्षण हमने किया है। दक्षिण कोरिया छंद सीजो नामना प्रसिद्ध्यति एतत् छंद प्रयोग भी साहित्ये समकालिके 6 पंक्तिषु बद्धं च ह्यष्टसप्ताक्षरैः कृतम्। 6 पंक्तियां होंगे तो कहीं 8 अक्षर कहीं 7 अक्षर है। चतुरधिकम एतत्तु 44 अक्षर पूरा टोटल होंगे। आद्य अष्टाक्षराण्येव तथा तृतीय के पुनः पंक्ति संन्यासु सर्वासु सप्तसप्ताक्षराणि वै तुकान्ताः पंक्तयस्त्रिस्र भवन्त्येव शब्द में 3 पंक्ति जो है तुकांत होंगे, द्वितीयायां चतुर्थायां षष्ठायां च क्वचित् पुनः। इसी प्रकार इसका लक्षण क्या है, जैसे भंगी भणित वैचित्रम काव्यस्यास्य विशेष्यते छंदो वैदेशिकम चैतत् संस्कृतेऽपि महीयते। आगे चल करके आत्मकथा परक काव्यम, इसका भी हमने लक्षण किया है। मुझे लगता है कुछ हमें कथा की कुछ परिभाषा बतानी चाहिए, इसलिए ये सब काव्य की जो अन्य विधाएं इसको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन सबका हमने लक्षण किया है। जैसे पत्र काव्य है, पत्र काव्य की चर्चा कर रहे थे, प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी ने एक पत्र प्रिया काव्य भी लिखा है। पत्रम च माध्यमो यत्र पत्र काव्यम तदुच्यते साहित्यिक सौंदर्येण भावाः प्रकटिताः क्वचित् अंतरंगेषु कालेषु चात्मीयेषु च लेखकः अभिव्यक्तिकलाभिश्च पत्रं लिखति सार्थकम्। तत्र साहित्य रूपेण साहित्यांगं भवेत् यतः नवीना पद्य साहित्ये विधेयं स्वीकृतः पुनः पत्र काव्यं भवेत् गद्ये क्वचित् पद्येऽपि संभवेत् सत्यव्रतस्य शास्त्रेण पत्र काव्यं मतम् यथा। इस प्रकार लघु वर्ण काव्य है तो उसका भी हमने परिभाषा किया है। जैसे भास्कराचार्य त्रिपाठी ने एक लघु रघु एक काव्य लिखा है, तो केवलम लघु वर्णिश्च काव्यम निर्मीयते यदा तल लघु वर्ण काव्यम च काव्यशास्त्रे मतम नभे अभावात् दीर्घवर्णानां मुखसौख्यं भवेत् यदा काव्यं सहृदयास्वाद्यं स्वीकृतं सुमनोहरं विधेयशाचो सुपुष्णाति चित्रकाव्य परंपरां भास्कराचार्य वर्यस्य लघु रघु तथा मतम। इस प्रकार हास्य व्यंग्य काव्य है तो उसका राष्ट्रीय द्विवेदी जी ने भी इसका लक्षण किया और हमने भी किया है, तो इसको हम अभी छोड़ते हुए क्योंकि अन्योक्ति काव्य है उसका भी हमने लक्षण किया है। अन्यापदेशरीत्या स्यात् सामान्य वचनं पुनः कटुसत्यं समाजस्य व्यंग्योक्त्या प्रस्तुतं भवेत् यथार्थानुभवात् सर्वे स्वोद्देश्यं प्रस्तुता यदा तदन्योक्तिपरं काव्यं शैल्याचाल्लादकारकम्। इस प्रकार समस्या पूर्ति पर काव्य ये काव्य विधा है, हमने उसका भी लक्षण किया। यदा काव्यं विनिर्मातुं समस्या क्या प्रदीयते एकपादात्मिका सा स्यात् पदवाक्यात्मिका क्वचित् प्रदत्तांशं समायोज्य समस्या पूरिता यदा समस्यापूर्त्यं छन्दोबद्धं भवेत् सदा कवि सम्मेलने स्वेमं पत्रिकासु च कास्वचित् स्पर्धानां माध्यमेनैव काव्यमेतद् विरच्यते समस्यापूर्ति नाम्नेका पत्रिका च प्रकाशिता
सॉरी संगमेनाभिरामाख्यम काव्यम ममापि वर्तते। मेरी जो संगमेनाभिरामा है ये भी समस्या प्रति परक काव्य है। इसी तरह से पयोडी काव्य, संक्षिप्त हम बस खत्म करिए। पयोडी काव्य जो विडंबना शैली में लिखा जाता प्रतीकात्मक गीति काव्य ता लक्षण मु कहि भी नहीं, मु तार स्वरूप भी लिखिछि, ताकू मु छाड़ी दउछि। पुणे केवल शास्त्र काव्य एक नई विधा है। काव्यादि माध्यमेन चेत शास्त्रम समुपदिश्यते, क्वचित गद्यम क्वचित पद्यम शास्त्र काव्यम तदुच्यते। इसी तरह से बौद्धम मिश्रितम काव्यम एक नई विधा है। और उत्तर आधुनिकतावाद काव्यम, ये इसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म जो है परंपराशितम जद आधुनिके हिपेक्षितम तत्प्रत्यावर्तनम केंद्रे चोत्तराधुनिकम मतम साहित्य दर्शनाभ्याम च वास्तु कलादिषु पुनः नवीनोयम भावबोध समीक्षकैः समादृतः। आदिवासी विमर्शेण दलित विमर्शः क्वचित् उत्तराधुनिके काव्ये स्त्री विमर्शो विशिष्यते। अंतर्भावयितुं शक्या पर्यावरण चेतना अन्ये च विषयाः सर्वे आधुनिकैरुपेक्षिताः। जो आधुनिक ने उपेक्षा की है वो सब उत्तराधुनिकतावाद में फिर उसका ये हो रहा है, अंगीकार हो रहा है। इसी तरह से संचार माध्यम कविता ये नई काव्य विधा जिसका किसने चर्चा किया नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमने इसका स्वरूप भी बनाया है। संक्षिप्त है हाँ बस सरला संचार माध्यमे शुद्ध कविताश्च प्रचारिताः मुखपुस्तक संलग्नाः क्वचित् व्हाट्सएप संस्कृताः लभ्यो भवन्तिताः प्राय स्वरूपेण तु मुक्तकाः जत्र प्रकाशिताश्चैताः नाम्नात्र सन्ति लक्षिताः। या वो काव्य अब कई अनुदित साहित्य कला ये टूप कथा इत्यादि जो गद्य विधा है थोड़ा सा उसका लक्षण बताते हुए मैं अभी विराम लूंगा। जैसे टूप कथा युगे संघर्षशीलेऽस्मिन् प्रतिस्पर्धा परायणे सर्वेषां समयाभावो नितरां दृश्यते। क्वचित् स्थाने दीर्घकथानां च तथा लघ्वी कथा भवत् तद्वत् लघुकथा स्थाने चाति लघुकथा पुनः एकदिनात्मिका क्रीडा यदि लघुकथा भवेत् विंशषटात्मिका क्रीडा टूपकथा फालकस्य भवेत्। जैसे वनडे क्रिकेट है लघुकथा तो आप 2020 को आप कह सकते हैं टूपकथा। संक्षिप्तार्थे भी टूप शब्द संयुक्तोस्ति सूत्रयुक्तोस्ति वाङ्मये टूपकथा कथ्यते चात्र संक्षिप्तावयवा पुनः। पुटकथो चतेजास्यात् चैकपुटात्मिका कथा पुटकथा क्वचित् तत्र टूपकथार्थे प्रयुज्यते। इस प्रकार से चित्रकथा है जिसका आपने लक्षण किया है। युगे संघर्षशीले प्रतिस्पर्धा परायणे चित्राणां माध्यमेन स्यात् कथानां प्रस्तुतिर्यदि लोके चित्रकथा नाम्ना कथा तेषा प्रसिद्ध्यति प्रायशोत्र कथा सन्ति चेतिहास पुराणयोः। इसको हम छोड़ते हुए ऐसे स्पष्ट कथा चेद अपराधीया परिशोधात्मिका पुनः प्रतिशोधात्मिका हत्या क्वचित् धर्षणाश्रिता कथारंभे कथा मध्ये रहस्यत्वं भवेत् ध्रुवं वृत्तचरे रहस्यं च कथान्ते तु प्रकाश्यते। ये त्रासद कथा एक नारायण दास ने आप लिखा है, आप देखे होंगे नरेंद्र प्रियम रेलस्थानकम, उसका भी हमने लक्षण किया है। वो इसी के बाद हम प्रायः उपसंहार कर लेंगे। कथाया सर्जनम प्रायः परिवेशे भयानके उद्दीपन विभावाश्च भीतेस्तु परिपोषकाः स्थानं च निर्जनं प्रायो रात्रेः विभीषिका क्वचित् कुक्कुरशृगालादीनाम् अकस्मात् भर्षणं पुनः आलूलायितकेशाश्चित् श्युतशाटी परिहिता भ्रमति निर्भयं रात्रौ गृहीत्वा सिक्तवर्तिकां श्रुतश्चलति चेज्जानं रहस्यं वर्धयेत् क्वचित् प्रेतानाम् अट्टहासश्चित् रक्तपानमहोत्सवः प्रेतात्मनः प्रतिशोधः विवश्च भयमिश्रितः चित्ते भीतिं समुत्पाद्य चित्तं रसयति मुहुः भूतप्रेतपिशाचैश्च सम्बद्धा स्यात् कथा यदि एवं ये कथा है ऐसा कह सकते हैं। कांतार कथा है, ललित निबंध है, हास्य व्यंग्य कथा है, ललित कथा है, सभी का लक्षण हमने किया है। नाटकों का जो विधि नाटक है, ये नुक्कड़ नाटक या अनुभव नाटक, सबका लक्षण हमने किया है। बाल साहित्य है उसका लक्षण किया है, पत्रकारिता का लक्षण किया है। इस प्रकार जो भी विधाएं जिन विधाओं का हमने वो प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी ने उल्लेख किया है, सभी विधाओं का प्रायः हमने काव्य तत्व समन्विति में स्वरूप लक्षण करते हुए एक प्रयास किया है। का प्रकाशन अभी करेंगे, लेकिन इनके कुछ उदाहरण हमने अभी जो पुस्तक की चर्चा किया था उसमें कुछ स्वरूप का उदाहरण हम दे चुके हैं, लेकिन ये मेरा जो प्रयास है अभी पूर्ण रूप से अभी प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन हमारा काव्यशास्त्र करीब पूर्ण है, हमने इसको पूर्ण किया है।
आप लोगों ने सिर्फ मुझे सुना है और मैंने समय कुछ ज्यादा लिया, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबको मुझे सुनने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जगमोहन आचार्य को जी को और डॉक्टर भरत भूषण रथली को। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो हमने जी सर, थैंक यू सर, हमने आपको सुना। और जैसे आप सब जानते हैं, प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जी वो संस्कृत के एक मूर्धन्यभूत विद्वान है। और संस्कृत में बहुत सारे जैसे आजकल आधुनिक पुरातन जैसे कालिदास, भारवी, भागवत ये सब कवि हैं, तो उनको तो हमने सुनते हैं, उनको तो हमने जानते हैं। मगर अभी जो नए पीढ़ी में बहुत सुंदर कथा और बहुत कविताएं लिखी जा रही है और काव्य कविताएं लिखी जा रही है, जैसे साहब ने हमको बताया, बहुत सारे उदाहरण भी दिए और उसका लक्षण उन्होंने किए हैं। तो इसीलिए हमने उनको आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने हमको सुना है।